हेलो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, ये फोर्थ टॉपिक है आपके इस चैप्टर का। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 4.1 जर्मनी। कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन? कहने का मतलब है कि क्या एक आर्मी एक नेशन को शेप दे सकती है, बना सकती है? हाँ, अगर उस आर्मी का लीडर अगर ओटो वन बिस्मार्क हो सर, तो बिल्कुल ये हो सकता है, पॉसिबल है। आइए देखते हैं मेकिंग ऑफ जर्मनी। या जर्मनी के यूनिफिकेशन में हमें टोटल 2 लोगों को याद रखना है। किसको? एक तो ये वर्साइलिस कहाँ से आ गया यार, सॉरी, कैजर विलियम वन। क्या है? फर्स्ट तो है कैजर विलियम वन। ये कौन थे सर? ये प्रशिया के एम्परर थे। याद रखना 2 कैरेक्टर, प्रशिया के एम्परर, और दूसरे थे ओटो वन बिस्मार्क। ये कौन थे? ये चीफ मिनिस्टर थे प्रशिया के। सर प्रशिया क्या है? प्रशिया आप लोगों को मालूम है ना, ये कंट्री है, ठीक है। ये लोग क्या करेंगे, यहां से वॉर करेंगे इस जगह पर, ओके, और यहां पर जर्मनी नाम का एक स्टेट जो है वो बना देंगे, ठीक है सर। अब जर्मनी नाम का स्टेट बनाएंगे तो होगा क्या ना कि इस जर्मनी पर फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क, इन सभी लोगों ने अपना आधिपत्य कर रखा था, इसे अपने अंडर में ले रखा था, ठीक है। इनके साथ में 7 सालों का युद्ध होगा सर, 7 years ऑफ वॉर्स होंगे। और 7 साल के युद्ध के बाद में ओटो वन बिस्मार्क जो है फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क, इन तीनों को हटा देंगे और इस पूरे एम्पायर को क्रिएट कर देंगे सर, जिसे हम जर्मन एम्पायर के नाम से जानते हैं। चलिए 2 कैरेक्टर है सर मेकिंग ऑफ जर्मनी में, कैजर विलियम वन जो कि प्रशियन एम्परर थे, और ओटो वन बिस्मार्क जो कि थे चीफ मिनिस्टर प्रशिया के। आइए बढ़ते हैं आगे। ओटो वन बिस्मार्क, चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रशिया, लेड मिलिट्री कैंपेन्स। इन्होंने मिलिट्री कैंपेन किए सर 1864 से लेकर 1871 तक। 1871 वो ईयर था जिसमें जर्मनी यूनिफाई हो जाता है, ठीक है। तो 7 years तक वॉर होती है सर विद डेनमार्क, ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस। फ्रांस, ऑस्ट्रिया एंड डेनमार्क के साथ में रिजल्ट क्या रहता है? सीधी सी बात है सर, प्रशियन विक्ट्री एंड यूनिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। तो 1871 में क्या होता है? प्रोक्लेमेशन ऑफ जर्मन एम्पायर एट वर्साइलिस, कैजर विलियम वन डिक्लेयर्ड एम्परर। सर क्या होता है? 18th जनवरी 1871 का दिन था। फ्रांस के पेरिस में एक जगह है सर, वर्साइलिस, है ना। उस वर्साइलिस के पेरिस में कैजर विलियम वन, ओटो वन बिस्मार्क, बहुत सारे जो इनके मिलिट्री चीफ थे वो लोग, बहुत सारे जर्मन छोटे मोटे स्टेट्स थे जिनको इन लोगों ने जीत लिया था, वहां के बहुत सारे प्रिंस, इन सभी लोगों को बिठाया गया और बहुत ही बिटरली कोल्ड मॉर्निंग थी सर, और उस कड़कड़ाती ठंड वाली सुबह में इन लोगों ने जो अपना कैजर विलियम वन है इसे जर्मन एम्परर घोषित कर दिया सर, ठीक है। अब जर्मनी का एम्परर जब कौन बन गया? कैजर विलियम वन। तो इसने 3 चीजों पर काम कराया, जुडिशियल सिस्टम पर, करेंसी सिस्टम पर और बैंकिंग सिस्टम पर, जिसे हम कहते हैं JCB। ऐसा करोगे तो याद रह जाएगा, ठीक है। जुडिशियल सिस्टम को लीगल सिस्टम भी कहते हैं, यह याद रखना, ठीक है सर। तो जुडिशियल सिस्टम, करेंसी सिस्टम और बैंकिंग, इन चीजों में बहुत ही बढ़िया काम करके दिखाया था। किसने? कैजर विलियम वन ने। चलिए सर, अब एक छोटी सी बात बताऊं मैं आपको। यहां पर आप देखेंगे कि आपको जर्मनी पहचान में नहीं आ रहा होगा। यहां फ्रांस देख पा रहे हैं, ये देखिए यहां पर है फ्रांस, ठीक है। इस फ्रांस के इस तरफ होता है जर्मनी, लेकिन यहां देखिए आपको कहीं कुछ भी ढंग से पहचान में नहीं आएगा। जबकि यहां जब आप देखेंगे तो आपको एक प्रॉपर, यहां फ्रांस है फिर से, ठीक है, और इस डायरेक्शन में ये रहा जर्मनी, और जर्मनी आपको इस बार प्रॉपर दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहां कहीं प्रशिया हुआ करता था सर, ठीक है। अब ये पूरा जर्मन एम्पायर बन गया। तो देखो यूनिफाई हो गया। यूनिफिकेशन का मतलब ही होता है चीजों को यूनिफाई कर देना, एक साथ में जोड़ लेना, ठीक है। इसी तरीके से हम इटली को भी यूनिफाई करेंगे। इटली का यूनिफिकेशन में क्या होता है? इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स, ठीक है ना। तो चलिए इटली यूनिफाइड 4.2 टॉपिक भी हम पढ़ लेते हैं। इटली के यूनिफिकेशन में 4 लोगों को याद रखना है। वो 4 लोग कौन है सर? जूसेपी मजीनी, ये कैरेक्टर बहुत भारी आदमी। दूसरा है किंग विक्टर एमेनुअल टू, ये रहा किंग विक्टर एमेनुअल टू। थर्ड है काउंट काउर नहीं, चीफ मिनिस्टर काउंट कैमिलो द काउर, ठीक है। तो ये है काउर, बहुत धुरंधर आदमी सर, बहुत दिमागदार, ठीक है। और ये है चौथे कैरेक्टर, मेरे सबसे फेवरेट, जूसेपी गैरिबाल्डी। क्या बात है, बहुत बहुत जोरदार आदमी थे, ठीक है सर। तो ये 4 कैरेक्टर आपको याद रखने होते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। अब यहां पर इटली को देख लीजिए एक बार। इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स। ठीक बात है सर। अब क्या होता है, यहां पर आपको एक जगह दिख रही होगी जिसे सिसिली कहते हैं, है ना। यहां पर 2 सिसिलीज नाम की एक जगह है। यहां पर कौन रूलर रूल कर रहे थे? स्पेन के रूलर रूल कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, और बाकी जगहों पे भी यूरोप के अलग अलग लोग, कभी फ्रांस के, कभी ऑस्ट्रिया के, है ना, ये लोग रूल कर रहे थे सर। तो इटालियन जो किंग थे वो कहाँ थे बेटा? इटली के किंग पहले यहाँ
इस रोम में बैठा करते थे, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर सारे दूसरे राजा लोग आ गए तो वो चले गए सार्दिनिया नाम की जगह पर। ये जो आप जगह देख रहे हैं ये है सार्दिनिया, ओके। सार्दिनिया नाम की जगह पर किंग विक्टर एमेन्युअल II और उनके पुरखे जो थे वो यहाँ पर आ गए थे, बैठे बैठे मछलियां पकड़ते थे। ये चारों तरफ मेडिटेरेनियन सी है सर, है ना। अब क्या होता था कि अब इस पूरे इटली को यूनिफाई करना है, 7 स्टेट्स में डिवाइडेड है ना, इसे एक करना है। जब इसे एक कर दिया जाएगा तो मतलब राजा वापस यहाँ आएगा, रूल करेगा, रिपब्लिक बनाएगा इसको। चलिए तो स्टोरी पढ़ते हैं कि इसमें होता क्या है। जूसेपी मजीनी जो कैरेक्टर थे उनके बारे में आप जानते ही हैं, है ना, उनके बारे में थोड़ा बता दूं आपको। जूसेपी मजीनी, इनका जन्म इटली में हुआ था। इटली में जेनोवा नाम की जगह है, ठीक है। जेनोवा यहाँ है, ये रहा जेनोवा, ठीक है। इटली के जेनोवा में जूसेपी मजीनी का जन्म हुआ था 1805 में। 1805 में जूसेपी मजीनी का जन्म होता है सर। और जब ये 24 साल के हुए, है ना, ये बहुत क्रांतिकारी आदमी थे। जब ये थोड़े बड़े हुए थे इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन करी थी जिसका नाम था कार्बोनेरी, है ना। जब ये 24 साल के हुए लगभग 1831 में इन्होंने एक लिगुरिया नाम की जगह पर एक रिवोल्ट किया था, ओके। और इस रिवोल्ट में इन्हें कैप्चर कर लिया गया था, पकड़ लिया गया था और इन्हें एग्जाइल में भेज दिया गया था। ठीक बात है सर। जब इन्हें एग्जाइल में भेज दिया गया था तो ये गए थे फ्रांस में। फ्रांस में दो छोटे छोटे सिटीज है सर, मर्साइलिस और बर्न। ये जो दो जगह हैं सर, है ना, यहाँ पर इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी। एक तो थी यंग इटली और एक थी यंग यूरोप, है ना। जूसेपी मजीनी अपनी लाइफ में 2 बार फेल हुए थे, एक बार तो 1831 में और एक बार हुए थे 1848 में, ठीक है। तो चलिए आइए पढ़ लेते हैं क्या चाहते थे। ये चाहते थे कि इटली को यूनिफाई कर लूं मैं और इटली को रिपब्लिक बना दिया जाए, ठीक बात है। तो इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स, जैसा कि आपने देख लिया। जूसेपी मजीनी प्रोमोटेड आइडिया ऑफ यूनिफाइड रिपब्लिकन इटली, कि यूनिफाइड करके इटली को और उसे रिपब्लिक बना देंगे, ऐसा आइडिया इन्होंने प्रमोट किया। लेकिन फेल हो गए सर 1831 और 1848 में। यूनिफिकेशन लेड बाय, अब जब ये फेल हो गए तो सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो आ गई थी किंग विक्टर एमेन्युअल II पे। वो तो सार्दिनिया में बैठा हुआ है बेचारा, ठीक है। किंग विक्टर एमेन्युअल II ऑफ सार्दिनिया पिडमोंट, ठीक है। इसने, अब राजा तो लड़ने जाता नहीं था सर इनके यहाँ पर। ये क्या करते थे, इन्होंने कहा कि मेरा चीफ मिनिस्टर है काउर, इसे भेज दो। काउर बड़ा धुरंधर आदमी था सर। काउर ने क्या किया, वो चीफ मिनिस्टर था इनका, उसने डिफीट कर दिया ऑस्ट्रिया को 1859 में और नॉर्थ इटली जितना भी था उसे उसने संभाल लिया। अब साउथ इटली बच रहा था सर। साउथ इटली में अपने सबसे क्रांतिकारी आदमी हुए थे जूसेपी गैरिबाल्डी, और इन्होंने साउथ इटली में जो 2 सिसिलीज नाम की जगह है वहां पर इन्होंने अटैक किया। इन्होंने क्या किया, 2 सिसिलीज नाम की जगह पर, यहाँ ये जो 2 सिसिलीज नाम की जगह है, यहाँ के पीजेंट्स जो थे उनका सपोर्ट गेन किया। यहाँ के पीजेंट्स को भड़काया कि देखो यार ये राजा ठीक नहीं है, इसे यहाँ से भगा देना चाहिए। सारे पीजेंट्स ने भी हाँ भरे कि हाँ ये करना ही चाहिए सर। तो इन्होंने सभी पीजेंट्स का सपोर्ट गेन करके, और 2 सिसिलीज के जो रूलर्स थे, है ना, स्पेनिश रूलर्स, वो भी बर्बन रूलर ही थे। यानी कि फ्रांस में भी बर्बन रूलर रूल किया करते थे और स्पेन में भी बर्बन रूलर रूल किया करते थे। तो स्पेन के बर्बन रूलर यहाँ पर भी रूल कर रहे थे उस टाइम पर। मारा गया सर पकड़ पकड़ के। जूसेपी गैरिबाल्डी आगे आगे, पीजेंट सब पीछे पीछे, मारा गया इन सभी 2 सिसिलीज वाले जितने भी ये बर्बन रूलर्स थे स्पेन के, और इन्हें वापस खदेड़ के कहाँ भेज दिया गया, स्पेन भेज दिया गया। ठीक बात है। तो इस तरीके से इटली को यूनिफाई कर लेंगे। देख लेते हैं किताब की 4 लाइन क्या कहती है किताब। तो जूसेपी गैरिबाल्डी लेड एक्सपीडिशंस टू द 1000 इन द साउथ, ठीक है सर। बहुत हज़ारों लोगों की तादाद में इन्होंने वो मतलब किए सर, ठीक है। 1860 में इन्होंने बहुत ज़बरदस्त वॉर किए थे, सपोर्टेड बाय लोकल पीजेंट्स। इनको लोकल पीजेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। ही डिफीटेड बर्बन रूलर्स ऑफ स्पेन, उन्होंने स्पेन के बर्बन रूलर्स को डिफीट कर दिया। 1861 में क्या हुआ, इटली यूनिफाइड अंडर विक्टर एमेन्युअल II, ठीक है सर। तो इटली का यूनिफिकेशन भी यहां पर हो जाता है। अब बात करेंगे स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन की। सिंपल है, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन क्या था यार, यहां पर देख लेते हैं। ब्रिटेन कहाँ है पता है या नहीं है, चलिए एक बार। ओके, ये यूरोप है, और यूरोप में ये जो जगह आपको दिख रही है, हम इसी जगह के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इसी को आप ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूके, ये जो है ना, इन्हीं जगहों को कहते हैं। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग नाम लेते हैं, देखेंगे वो, ठीक है। तो इस लोकेशन की हम बात करने वाले हैं। आइए, अब ये जो पार्ट है ये 4 भागों में बैठा हुआ है सर, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड आयरलैंड, ठीक है। तो 1688 में क्या हुआ कि इंग्लिश पार्लियामेंट जो थी सर, इंग्लैंड कहाँ गया भाई, इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट थी, है ना, उन लोगों ने क्या किया कि यहाँ के जो रूलर हुए थे मोनार्क, उनकी पावर जो थी वो सीज कर ली, है ना। तो 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट हैड सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की, और यहाँ की एथनिक कंपोजिशन तो मैंने आपको बता ही दिया, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड। आयरलैंड एक्चुअली ये थोड़ा बड़ा है, इस तरीके से है, ठीक है, ये याद रखना। चलिए, तो ये वाली चीज़ें थी सर। अब क्या हुआ कि 1688 में तो इन्होंने ऐसा कर लिया। अब 1707 में
क्या हुआ सर कि इंग्लैंड ने धीरे धीरे ओवरसीज ट्रेड किया, समंदर के पार व्यापार किया, इससे इनके पास में बहुत अच्छा खासा पैसा आया सर। जब बहुत अच्छा खासा पैसा इन लोगों के पास में आ गया तो पावरफुल हो गए, है ना, अपनी मनमानी करने लगे। और इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड के साथ में, इंग्लैंड ने किसके साथ में, इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड, इन दोनों ने मिलकर इंग्लैंड ने एक लेटर लिखा जो एक्ट ऑफ यूनियन जिसे हम कहते हैं, एक एक्ट पारित किया सर जिसे एक्ट ऑफ यूनियन कहते हैं। और यूनियन का मतलब होता है संगठित होना, है ना। तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ये दोनों एक हो गए सर। चलिए सर, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जो थे वो दोनों एक साथ मिल गए, बहुत ही बढ़िया। कौन से एक्ट के थ्रू, एक्ट ऑफ यूनियन के थ्रू। तो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में पास हुआ था, मर्ज इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, और इससे बना यूनाइटेड किंगडम। ठीक बात है। स्कॉटिश कल्चर जो था उसे सप्रेस कर दिया, यानी कि अब इंग्लैंड वाले लोगों ने धीरे धीरे स्कॉटलैंड वाले लोगों का कल्चर को खत्म करना चालू किया। कैसे? सबसे पहले यहाँ पर एक गैलिक लैंग्वेज बोली जाती थी, स्कॉटलैंड के लोगों की लैंग्वेज जो थी उसे गैलिक लैंग्वेज कहते हैं। उस गैलिक लैंग्वेज को बंद किया गया सर, बोला गया कि इंग्लिश बोली जाए। दूसरी चीज, इनकी जो नेशनल ड्रेस थी वो पहनने से मना किया गया और इनके इंग्लिश लोगों की ड्रेस पहनाई जाने लगी। स्कॉटलैंड में कुछ हाईलैंडर्स रहा करते थे, यानी कि ऊंची जमीनों पर रहने वाले लोग जो थे, उन्होंने रिवोल्ट भी किया, लेकिन इंग्लैंड के सामने कोई टिक नहीं पाया, इन्हें हरा दिया गया। और आखिरकार कुल मिला के एक्ट ऑफ यूनियन पर साइन करने का सीधा साधा स्कॉटलैंड के लिए मतलब था कि अब इनका कल्चर जो है वो सिस्टमेटिकली सप्रेस होने वाला है, और हुआ भी यही। तो आइए देखते हैं, स्कॉटिश कल्चर सप्रेस्ड, गैलिक लैंग्वेज जो थी उसे बैन कर दिया गया, ट्रेडिशनल ड्रेसेस जो थी वो आउटलॉड कर दी गई कि भाई अब ये कानून में ही नहीं है कि ये नहीं पहनी जा सकती। स्कॉटिश हाईलैंडर्स मेक रिवोल्ट्स बट रिवोल्ट्स वर क्रश्ड। तो देखो बहुत शॉर्ट नोट्स में ये चीज़ें बना रखी है ना, ईजी टू लर्न है। देखिए बात करेंगे आयरलैंड की। आयरलैंड क्या है सर? देखो ये चीज तो एक हो ही गई ना, अब तो सिर्फ ये बच रहा है। ठीक है, अब आयरलैंड में क्या था सर? ये जो ब्लू कलर में आयरलैंड दिख रहा है ये नॉर्थ डायरेक्शन में है और बचा हुआ साउथ डायरेक्शन में है। आपको यहां पर याद रखना है एक चीज, पी सी, नॉर्थ में पी लिखना है, साउथ में सी लिखना है, पी सी। ठीक है, पी का मतलब होता है प्रोटेस्टेंट, सी का मतलब होता है कैथोलिक। सर प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक क्या है बेटा? आयरलैंड में दो तरीके के क्रिश्चियन रहा करते थे। क्रिश्चियन की दो कैटेगरी होती है, एक होते हैं प्रोटेस्टेंट, एक होते हैं कैथोलिक्स। ठीक बात है। तो क्रिश्चियंस में से एक थे आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट, और साउथ आयरलैंड जो था उसमें कैथोलिक क्रिश्चियंस रहा करते थे। अब इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ करते थे, और क्योंकि मेजोरिटी में कैथोलिक थे तो वो प्रोटेस्टेंट को कभी कभी मतलब ऐसा थोड़ा लगता था कि यार हमें परेशान कर दे रहे हैं, ऐसा ऐसा। अब हुआ क्या, इंग्लैंड ने एक दिन सोचा कि यार अगर हमें आयरलैंड पे कब्जा करना है तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि प्रोटेस्टेंट की हेल्प ले लें। इन्होंने प्रोटेस्टेंट को बोला कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, कभी भी कैथोलिक लोग तुमसे लड़ने आए तो हमें बोलना। सर जब भी ये लड़ने आए तो इंग्लैंड वालों ने इनको सपोर्ट किया। धीरे 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 क्या हुआ कि इंग्लैंड ने पूरी लार्जली कैथोलिक कंट्री जो थी इस पूरी पर कब्जा कर लिया सर, है ना। तो क्या सर इन कैथोलिक लोगों ने रिवोल्ट नहीं किया? किया, बिल्कुल किया। एक वुल्फ टोन करके एक आदमी हुआ था सर, उसने रिवोल्ट किया था लेकिन वो फेल हो गया सर, है ना। इंग्लैंड बहुत पावरफुल था सर, और वेल्स तो ठीक है मिल ही गया था, खैर, है ना। तो आइए देख लेते हैं आयरलैंड के साथ में क्या हुआ। कैथोलिक जो थे वो साउथ में रहा करते थे, ये कैथोलिक जो थे वो साउथ में रहा करते थे। प्रोटेस्टेंट नॉर्थ में थे, प्रोटेस्टेंट नॉर्थ में थे, प्रोटेस्टेंट माइनॉरिटी में भी थे। ठीक है, 1798 रिवोल्ट लेड बाय वुल्फटन क्रश्ड। रिवोल्ट जो वुल्फटन ने किया था उसे क्रश कर दिया गया। 1801 वो टाइम था, आयरलैंड फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम। ठीक है सर, और यूनाइटेड किंगडम में इसको भी मिला लिया गया। डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश कल्चर, और यहाँ पर भी इंग्लिश कल्चर की डोमिनेंस लाई गई। और जब इस पूरे एरिया में सब कुछ इंग्लिश लोगों का राज हो गया तो इन्होंने अपना एक फ्लैग बनाया सर, इंग्लैंड वाले लोगों ने, जिसे यूनियन जैक कहा गया। अपना नेशनल एंथम बनाया, जैसे अपना जनगण मन है, इन्होंने गॉड सेव द नोबल किंग ऐसा करके कुछ बनाया। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज जो थी वहां पर इसे ढंग से प्रमोट किया गया। तो खैर इस तरीके से हमारा चौथा टॉपिक भी कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। यहाँ तक अगर आप आए हैं तो आपको ये चीज़ें ठीक लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।